फ़ोन की घंटी अचानक बज उठी। शिव की नींद ना टूट जाए, इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। मेरे हेलो कहते ही पापा का घबराया हुआ स्वर उभरा। प्रिया बेटे, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई कि ज़रूर कोई चिंता वाली बात है, वरना पापा ऑफ़िस जाने के समय पर घर पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रोए भी हैं। मैंने जल्दी से हाँ कहकर फ़ोन रखा। शिव के कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखकर मैं टैक्सी से घर की ओर चल पड़ी। अभी 1 महीने पहले ही तो मैं मायके से लौटी थी, पर तब तो माँ ठीक थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? घर पहुँचते ही मैं सीधे अंदर की ओर दौड़ी। माँ अपने बेडरूम में थी, पापा और राहुल वहीं खड़े थे। राहुल हॉस्टल से घर आया हुआ है, इसका मतलब बात ज़्यादा ही सीरियस है। मैंने माँ की ओर देखा। माँ एकटक मुझे ही देखे जा रही थी। अब कुछ बोलोगी भी? ये 1 महीने से क्या हालत बना ली है अपनी? मैं हमेशा की तरह माँ से झुँझलाकर ही बोल रही थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तभी पापा डॉक्टर के साथ अंदर आ गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने माँ को मृत घोषित कर दिया। मैं अचंभित थी कि ऐसा क्या हो गया कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने भागते हुए डॉक्टर को रोका। क्या हुआ था मेरी माँ को? आपको नहीं मालूम कि उन्हें कैंसर था, जो इतनी देर से पता लगा कि कुछ करने को बचा ही नहीं। डॉक्टर तो चले गए, पर मुझ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गए। पापा चुपचाप एक तरफ खड़े थे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हारी माँ ने ही मना किया था। कहने लगी, शिव बहुत छोटा है, उसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो जीते जी मर जाएंगे, और तुम्हें भी वो परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा उदास थे, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन माँ की यही सब महानता मुझे अच्छी नहीं लगती। इतना भी नहीं सोचा कि मैं कितना तड़पूंगी उनके बिना। ऐसा नहीं था कि मैं माँ से प्यार नहीं करती थी। मैं शुरू से ही मुंहफट और ज़िद्दी थी। माँ से भी हमेशा झुँझलाकर ही बात करती थी। मैंने घर में माँ का वर्चस्व हमेशा नीचा देखा। कभी उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते नहीं देखा। हमेशा हर बात वो पापा से पूछ कर ही करती थी। मेरी सहेलियों की माँ जैसी मेरी माँ एकदम नहीं थी। मेरी कभी उनसे बनती नहीं थी। पापा के अतिशय लाड़ ने मुझे बिगाड़ रखा था। अपनी हर बात मनवाना मेरा स्वभाव बन गया था। मेरी शादी के समय भी माँ के चेहरे पर सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो था अधिकार भाव। हर काम ताई से, पापा से पूछकर कर रही थी। यहाँ तक कि शादी की शॉपिंग भी मैंने और पापा ने ही की थी। फिर जब शिव होने वाला था, तब अमित मुझे मायके छोड़ गए थे। मेरी माँ बहुत सेवा करती थी, पर मैं रोज़ाना ही उनसे उलझ पड़ती। एक दिन माँ फ़ोन पर बात कर रही थी। प्रसव संबंधी हर छोटी-छोटी बात 2-3 बार पूछ रही थी। बस इतनी सी बात पर मेरा मूड उखड़ गया और मैंने माँ को खूब बातें सुना दी। 2 बच्चों की माँ होकर भी तुम इतना सामान्य बातें पूछ रही हो, जो सुनेगा वो भी तुम पर हँसेगा। शायद तुम हमारी देखभाल ही नहीं करना चाहती। बाद में मुझे बहुत खराब लगा था। फिर मैंने माँ से माफ़ी भी मांग ली थी। शिव के जन्म के समय माँ अत्यंत प्रसन्न थी। सब कुछ ठीक ही तो था। माँ थोड़ी थकी-थकी लगती थी, लेकिन इतना कुछ घट जाएगा यह सोचा नहीं था। ताई की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। माँ को हॉल में लिटा दिया गया। ताई जी मुझसे माँ की साड़ी मांग रही थी। मैं दुखी मन से माँ की अलमारी में से एक साड़ी निकालने गई। एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी हाथ में आई। कई बार माँ को साड़ी करवा चौथ पर पहनते देखा था। मैंने वही निकाल ली। तभी साड़ी में से एक डायरी निकलकर मेरे पैरों के पास गिरी। माँ की अलमारी से डायरी मिलना घोर आश्चर्य था, क्योंकि मैंने माँ को कभी पढ़ते लिखते नहीं देखा था। पढ़ने का उत्साह चरम पर था, पर समय अनुकूल नहीं था।
इसलिए डायरी अपने कमरे में रख मैं पुनः हॉल में गई। फिर जैसे सब कुछ होता गया, माँ का पार्थिव शरीर अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाया गया। अमित मेरे साथ ही थे। शिव को उनके पास सुलाकर मैं चुपचाप डायरी लेकर बालकनी में बैठ गई। डायरी का हर पृष्ठ जैसे मोती के अक्षरों से भरा हुआ था, जैसे लगता था डायरी माँ ने ही खुद लिखी हो। पन्ने पर मम्मी पापा की शादी की तारीख पड़ी थी। माँ ने वहीं से लिखना शुरू किया था, आज मेरी शादी है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, मैंने तो आज तक परिवार नहीं देखा, क्या मैं विवाह के बाद जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगी। जब से होश संभाला है, खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया। वार्डन दीदी के आदेशों का पालन किया, अधिकार प्रयोग करने से डर लगता है। फिर कुछ पन्ने खाली थे। उसके बाद माँ ने फिर लिखा, अखिल बहुत अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे कि सुहागरात के दिन ही प्रिया और राहुल का दायित्व तो मुझे सौंपते हुए कहा, मैं चाहता तो किसी भी लड़की से विवाह कर सकता था, पर तुम बिन माँ की हो, इनकी तकलीफ़ों को बेहतर समझोगी, इसलिए तुमसे शादी की। सीमा, मैं अब पिता नहीं बनना चाहता। मैंने भी मूक सहमति दे दी थी। मुझे तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आगे नहीं पढ़ूंगी तो माँ का इतना बड़ा राज हमसे छिपा था। प्रिया और राहुल बड़े हो गए हैं। राहुल हॉस्टल चला गया है। प्रिया की शादी में बड़ा अरमान था कि शॉपिंग करूं, पर अखिल ने कहा तुम्हें अनुभव नहीं है, रहने दो। मन हुआ कि कहूं तो मुझे तो बच्चे पालने का भी अनुभव नहीं था। फिर भी आपने मुझसे शादी की तो न। प्रिया मुझसे बड़े घर की औरतों के हाव भाव ढूंढती है, कभी मेरी बेटी बनकर मेरे करीब नहीं आई, हमेशा उखड़ी रहती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसके प्रसव की पीड़ा तकलीफ कुछ भी तो मैं नहीं बांट सकती और ना ही कोई झूठा दिलासा दे सकती हूँ। जब मैंने वो दर्द सहा ही नहीं तो कैसे बांटूंगी। प्रिया माँ बन गई है, कितना कोमल स्पर्श है मुन्ने का। प्रिया कितनी खुश थी। क्या माँ बनने के बाद ऐसी ही प्रसन्नता होती है। फिर कुछ पन्ने खाली थे, शायद माँ को समय नहीं मिला था। माँ ने आखिरी पन्ने पर लिखा था, आजकल बहुत जल्दी थक जाती हूँ, काम नहीं कर पाती, सोचती हूँ अखिल के साथ डॉक्टर के पास जाऊँ, पर अभी घर में सब इतने खुश हैं। प्रिया और मुन्ने के साथ मेरी तबीयत का सुनकर सब परेशान हो जाएंगे, बाद में बताऊंगी। उसके बाद की पूरी डायरी। मैं स्तब्ध थी। मेरी सारी गलतियों की सज़ा माँ ने मुझे सिर्फ एक बार में ही दे दी थी, जब 1 महीने तक माँ मृत्यु और जीवन में संघर्ष कर रही थी और मैं एक ही शहर में रहते हुए भी अनजान थी। माँ, तुम अपने साथ मेरा वजूद, अहंकार, गुस्सा, अहम सब कुछ ले गई। तुम अनाथ नहीं थी माँ, तुम हमें अनाथ कर गई। मैं माँ से बार बार माफ़ी मांग रही थी, पर आज माँ मेरे पास नहीं थी। मैं अस्तित्व विहीन हूँ, माँ के अस्तित्व में ही स्वयं की तलाश कर रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।